दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है डीएड SCID एग्जाम की तैयारी। दोस्तों जैसे कि फर्स्ट ईयर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स करा रहे हैं सिलेबस वाइज, ठीक है। जो कराए जा रहे हैं टॉपिक वो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। तो आज का भी टॉपिक हमारा पेपर फर्स्ट से रहेगा। पेपर फर्स्ट से यूनिट है हमारा 5.1, ठीक है। पेपर फर्स्ट का यूनिट 5.1 करेंगे आज, ठीक है। जिसमें उन्होंने पूछा है कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन डिसेबिलिटी सेक्टर, यानी कि मानव संसाधन विकास जो है दिव्यांगता के क्षेत्र में क्या है, या क्या उसकी भूमिका है और क्या आवश्यकता है, और क्या उसका एक आकार या स्वरूप हम कह सकते हैं, या किस विशेष रूप से कार्य कर रहा है दिव्यांगता के क्षेत्र में, है ना। तो उन्होंने ये कहा है कि दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन की अवधारणा और आवश्यकता, ठीक है। मानव संसाधन की अवधारणा और आवश्यकता को पूछा है उन्होंने, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, HRD मानव संसाधन विकास एक विशेष समय के भीतर आयोजित संगठित गतिविधियों की एक श्रृंखला है। क्या है दोस्तों? मानव संसाधन जो है, मानव संसाधन विकास एक विशेष समय के भीतर आयोजित संगठित गतिविधियों की एक श्रृंखला है, जिसमें क्या है, संगठित गतिविधियां, जो कुछ विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति को हम कह सकते हैं, यहाँ पर सामान्य व्यक्तियों को भी कह सकते हैं, क्योंकि हम पहले क्या कर रहे हैं, इसकी अवधारणा को समझ रहे हैं। किसकी? HRD की, मानव संसाधन विकास की अवधारणा क्या है, बेसिक रूप से मतलब क्या है ये, है ना। उसने पूछा है कि मानव संसाधन विकास किस रूप में कार्य कर रहा है दिव्यांगता के क्षेत्र में। तो पहले हम HRD को समझ लेते हैं कि मानव संसाधन विकास क्या है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि विशेष समय के भीतर, यानी कि उनका एक स्पेसिफिक टाइम है, उसके अंडर वो जो भी करते हैं विभिन्न प्रकार के, वो कह रहे हैं गतिविधियां, यानी कि एक्टिविटियां करते हैं, जो सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन, यानी कि पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन करने के लिए उन्होंने क्या किया है, एक मॉडल है जिसको तैयार किया गया है, जो मानव संसाधन विकास के लिए कार्य करती है। उनके रोजगार के लिए कह सकते हैं, व्यवसाय प्रशिक्षण के लिए कह सकते हैं, वित्तीय संसाधन स्रोत के लिए कह सकते हैं। इस रूप में मानव संसाधन क्या है, मानवता के जीवन में कार्य कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं HRD दिव्यांगों के ज्ञान, कौशल, शिक्षा और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा, प्रशिक्षण और विकास है। क्या कह रहे हैं, HRD जो है दिव्यांग जनों के ज्ञान, यानी कि हमारे दिव्यांग व्यक्तियों के ज्ञान से संबंधित हो गया, या दिव्यांगों की शिक्षा के लिए, ठीक है ना। क्योंकि ज्ञान प्रदान हम कैसे करेंगे, कोई शैक्षणिक कार्यक्रम द्वारा जिसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। तो दिव्यांग जनों के ज्ञान या शिक्षा, कौशल, क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, यानी कि उनके अंदर जो क्षमताएं हैं, जितना कर पा रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो वो प्रत्येक कार्य में आत्मनिर्भर रूप से कार्य कर सके या आत्मनिर्भर बन सके, उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा, प्रशिक्षण और विकास है। सेवा का मतलब उनको सर्विसेज दे रहे हैं, और प्रशिक्षण उनको ट्रेन कर रहे हैं, और उनका जो कुशलताएं हैं, क्षमताएं हैं, उनको विकसित कर रहे हैं, ठीक है। उनकी एबिलिटी को डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं विशेष रूप से यह व्यवसायिक मानव संसाधन प्रबंधन HRD का हिस्सा है। विशेष रूप से क्या है, मानव संसाधन, विशेष रूप से मानव संसाधन प्रबंधन जो है HRD का हिस्सा है। HRD में दिव्यांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जब वह पहले काम पर रखा जाता है तो एक नए कौशल सीखने का अवसर प्रदान करता है, ठीक है। तो ये छोटा सा ही कॉन्सेप्ट था जो हमें करना जरूरी था, क्योंकि हमारे अगर एग्जाम आएगा तो उसमें आपसे अवधारणा, अगर टॉपिक से ही उन्होंने एक क्वेश्चन बना दिया कि दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन की अवधारणा और आवश्यकता, तो सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझाएंगे ना। कोई भी क्वेश्चन हम करते हैं, स्टार्टिंग उसके इंट्रोडक्शन से करते हैं या मीनिंग से करते हैं, उसके बाद डेफिनेशन करते हैं, नीड्स हो गए ना, उसके बेनिफिट्स हो गए, इस तरीके से करते हैं। तो पहले हमने क्या करना है, पहले तो ये आएगा तो 5 नंबर में आएगा, 10 नंबर में नहीं आएगा, ठीक है, जो कि आपको 150 शब्दों में करना होगा। और सबसे पहले इसकी कॉन्सेप्ट आपको देना होगा, इसकी अवधारणा बतानी होगी, या उसमें अवधारणा की जगह अर्थ स्पष्ट कीजिए लिखा होगा, ठीक है। दोनों को एक ही चीज करना है, ठीक है। उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे। उसके बाद आप बताएंगे दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास क्या है, या किस रूप में कार्य कर रहा है, कैसे इसका एक आकार जो प्रदान कर रहा है दिव्यांगता के क्षेत्र में। देखिए दोस्तों,
मानव संसाधन का विकास करने के लिए अंतरराष्ट्रीय, केंद्रीय, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, स्थानीय तथा निजी क्षेत्र इत्यादि, ये प्रत्येक क्षेत्र में अपने स्तर पर विशेष शिक्षा के कुशल संचालन हेतु परामर्श व निर्देश प्रदान करते हैं। मानव संसाधन जो दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, है ना, फिर स्टेट, ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर वो कह रहे हैं कि निजी स्थान, ठीक है, कोई भी एरिया हो गया जहां हम ग्रामीण क्षेत्र कह सकते हैं, शहरी क्षेत्र कह सकते हैं, अर्बन या रूरल कोई भी बता सकते हैं। तो कह रहे हैं मानव संसाधन का विकास करने के लिए जो एचआरडी जो है अंतरराष्ट्रीय, केंद्रीय, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल और सेंट्रल लेवल पर वो कह रहे हैं, राज्य स्तरीय यानी कि वो कह रहे हैं स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, अर्बन या रूरल लेवल पर, ये प्रत्येक क्षेत्र में अपने अपने स्तर पर विशेष शिक्षा के लिए, अब जहाँ विशेष शिक्षा की बात हो रही है वहां किसकी बात हो रही है, विशेष शिक्षा के अंतर्गत कौन आते हैं, हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या व्यक्ति यानी कि दिव्यांग बच्चों के या व्यक्तियों के कुशल संचालन हेतु परामर्श व निर्देशन प्रदान करते हैं। कौन करता है, मानव संसाधन, ठीक है। फिर कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को, विश्व बैंक एवं अन्य संगठन समय समय पर विशेष शिक्षा हेतु आर्थिक व तकनीकी सहायता प्रदान करने के साथ साथ उचित सुझाव व निर्देशन प्रदान करते हैं। यानी कि वो इसके अलावा भी क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को और विश्व बैंक अन्य संगठन समय समय पर, यानी कि बहुत सारे संगठन है जो विशेष शिक्षा के लिए आर्थिक रूप से, आर्थिक का मतलब हो गया वित्तीय सहायता, ठीक है, तकनीकी सहायता यानी कि बहुत सारी तकनीकी सहायता प्रदान करने के साथ साथ उचित सुझाव और निर्देशन प्रदान करते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं ताकि विशेष बच्चों का अधिकतम कल्याण हो, विशेष बच्चों में हम कह सकते हैं दिव्यांगजनों का अधिकतम कल्याण हो, यानी कि उनमें अत्यधिक सुधार आए, उनकी दिव्यांगता को रोका जाए, उसमें सुधार किया जा सके, आत्मनिर्भर बनाया जा सके, भविष्य के लिए व्यवसाय प्रशिक्षण यानी कि व्यवसायिक बनाया जा सके उन्हें। फिर कह रहे हैं हो सके, ठीक है, संघीय या केंद्रीय स्तर पर अलग अलग देशों में अलग अलग ढंग का प्रशासनिक ढांचा पाया जाता है, यानी कि वो कह रहे हैं कि संघीय या केंद्रीय स्तर पर, यानी कि चाहे वो संघीय हो या केंद्रीय स्तर पर हो, अलग अलग स्तरों पर अलग अलग देशों में, प्रदेशों में, ठीक है, प्रशासनिक ढांचा जो है उनका अलग अलग है, यानी कि प्रशासनिक उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है, प्रबंधन जो है, प्रशासन या प्रबंधन जो है अलग अलग तरीके से उन्होंने अपना स्ट्रक्चर बना रखा है। किसका, उनको सहायता प्रदान करने की, चाहे आर्थिक सहायता हो और वो कह रहे हैं वित्तीय सहायता, आर्थिक सहायता, तकनीकी सहायता प्रदान करने का अपने अपने स्तरों पर, अपने अपने स्थानों पर निजी प्रशासन और प्रशासनिक ढांचा उनका क्या अलग अलग अपनी तरीके से पाया जाता है। फिर कह रहे हैं पर सबका उत्तरदायित्व एक समान है, यानी कि सबका उद्देश्य जो है, उत्तरदायित्व क्या है, एक समान है कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा दिव्यांगजन व्यक्तियों का कल्याण हो, ठीक है। फिर कह रहे हैं शीर्ष से लेकर निजी क्षेत्रों तक विशेष शिक्षा की प्रशासनिक पद्धति इस प्रकार से कार्य करती है, ठीक है। अब प्रशासनिक पद्धति जो है, अब एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, एचआरडी जो है या एचआर जो है, मानव संसाधन जो है, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रक्रिया में अपनी पद्धति का प्रयोग करती है, यह प्रशासनिक पद्धति किस प्रकार कार्य करती है, उसकी एक छोटा सा समूह बताइए। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये प्रक्रिया है। सबसे पहले वो कार्य करती है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर वह कार्य कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए क्या कर रहे हैं, शिक्षा के लिए कुशल संचालन कर रहे हैं, परामर्श व निर्देश प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर लेवल पर यानी कि नेशनल लेवल पर वो कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं राजकीय स्तर व संघीय स्तर पर, ठीक है, स्तर मतलब कि राजकीय हम कह सकते हैं हमारे स्टेट लेवल पर, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं आंचलिक स्तर पर, जिला स्तर पर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कार्य कर रहे हैं, स्थानीय निजी क्षेत्र स्तर, यहाँ पर आ जाएगा हमारे अर्बन और रूरल दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया है इनकी कार्य करने की, ठीक है। सबके उत्तरदायित्व एक है, लेकिन प्रशासनिक ढांचा सबका अपना अपना अलग अलग है, अपने अपने स्तर पर है, ठीक है। इसी प्रकार से वे कार्य कर रहे हैं। जैसे अंतरराष्ट्रीय अगर बोले तो अंतरराष्ट्रीय ज्यादा मतलब ज्यादा आकार में, या हम कह सकते हैं ज्यादा स्तर पर सहायता प्रदान कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय क्या कर रहा है, प्रत्येक विशेष
आवश्यकता वाले जितने भी फंड हो गए, ट्रस्ट हो गए, इंस्टीट्यूट हो गए, उनके लिए सुविधा प्रदान करेगा। क्यों? अंतरराष्ट्रीय नेशनल लेवल के जितने भी हो गए। अब राष्ट्रीय लेवल पर जो है केंद्रीय जो संस्थाएं हैं, हम कह सकते हैं राष्ट्रीय लेवल, वो क्या करेंगे? राष्ट्रीय लेवल के लिए बहुत सारी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। ऐसे राजकीय स्तर वाले, जिला स्तरीय, आंचलिक स्तर पर वो बहुत सारी सुविधाएं या वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं। तभी तो एक के बाद सब पे सर्विसेज पहुंचती जा रही है। निजी जिला जो हो गए, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो काम हो रहा है, सर्विसेज हो रहे हैं, वो अर्बन और रूरल निजी क्षेत्रों में सुविधा प्रदान कर रहे हैं। इस तरीके से इनकी एक प्रक्रिया चल रही है। अब दोस्तों इसकी आवश्यकता क्या है? मानव संसाधन की आवश्यकता क्यों है दिव्यांगजनों के लिए, दिव्यांगता के क्षेत्र में? क्योंकि एचआर जो मानव संसाधन जो है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके व्यवसाय प्रशिक्षण के लिए कार्य कर रही है। तो इसकी आवश्यकता किस रूप में है? ठीक है, जैसे कह रहे हैं सबसे पहले विकास के स्तरों को बनाए रखने के लिए एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, यानी कि विकास के स्तरों को, यानी कि जो विकास है उनका स्तर बना रहे हैं, उनका जो एक लेवल है उनका स्तर बना रहे, डाउन ना हो, है ना। और उनके जो लक्ष्य है उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता है दिव्यांगता के क्षेत्र में। फिर कह रहे हैं संस्थाओं व विशेष विद्यालय को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, यानी कि जितनी भी संस्थाएं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कार्य कर रही है, दिव्यांगजनों के लिए कार्य कर रही है। अब यहाँ पर जो संस्थाओं की बात आ गई दोस्तों, यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे भी आ गई, नेशनल लेवल पर भी आ गई, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं स्टेट लेवल पे भी आ गई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आ गई, अर्बन और रूरल लेवल पे भी आ गई, ठीक है। तो जितनी भी जगह जगह पर संस्थाएं, हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है ना, और कह रहे हैं कि विशेष विद्यालय यानी कि स्पेशल स्कूल्स हो गए, उनको क्या है? वित्तीय सहायता प्रदान, उनको फंड प्रदान करेंगे, आर्थिक सहायता, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता है। फिर कह रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट है सैद्धांतिक व व्यवहारिक संगठनों का निर्माण करने के लिए, यानी कि इनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं अपने संगठन को बनाए रखने के लिए, तो उसका निर्माण करने के लिए भी क्या है? हमारा मानव संसाधन की आवश्यकता है दिव्यांगता के क्षेत्र में। फिर कह रहे हैं व्यवसायिकों हेतु मानकों का निर्माण एवं नीतियों का विकास करने के लिए भी, यहाँ कह रहे हैं व्यवसाय हेतु, यानी कि व्यवसाय हेतु, व्यवसाय के लिए बहुत सारे हमें स्रोतों की जरूरत पड़ती है ना। प्रशिक्षण देने के लिए हम कह सकते हैं व्यवसाय प्रशिक्षण एक ऐसा प्रशिक्षण है जिसमें हमें विभिन्न स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें समुदाय भी आता है हमारा, ठीक है। मानवता का एक जो सामाजिक प्रक्रिया है उसको भी, तो उनकी जो बनाई हुई नीति है, नियम है, उन नीतियों का विकास करने के लिए भी हमें मानव संसाधन की आवश्यकता है दिव्यांगता के क्षेत्र में। फिर कह रहे हैं अनेक माध्यमों से विशेष बच्चों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए। अनेक माध्यमों का मतलब हो गया चाहे वो हमारे जो हमारे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संस्था है उनके माध्यमों से, या एनजीओ हो गए हमारे, या सीबीआर हो गया, या अर्ली इंटरवेंशन कार्यक्रम हो गया। विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम है जो विशेष आवश्यकता, यानी कि हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन भी इसमें आ जाएगा, विशेष विद्यालय भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अनेक माध्यमों से विशेष बच्चों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या है? मानव संसाधन की आवश्यकता है। यहाँ पर हॉस्पिटल भी, चिकित्सालय भी आ सकते हैं, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं वित्तीय स्रोतों का प्रबंधन करने व निर्देशों में सुधार हेतु योजनाओं का निर्माण करने के लिए, यानी कि वित्तीय स्रोतों का जहां जहां से उनको वित्तीय सहायता मिल रही है, चाहे यूनेस्को के बैंक हो गए, यहाँ पर उन्होंने बात की थी, या विभिन्न प्रकार की प्राइवेट कंपनीज हो गई जो क्या है हमारे दिव्यांगजनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, एनजीओ हो गए उनको वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, बहुत सारे नेशनल ट्रस्ट हो गए, ठीक है ना। वो कह रहे हैं उनका प्रबंधन और उनके जो निर्देश है इंस्ट्रक्शन में, यानी कि उनके इंस्ट्रक्शन जो है उनमें सुधार हेतु जो योजनाएं चलाई जा रही है उन योजनाओं का निर्माण करने के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता है। फिर कह रहे हैं सामुदायिक सहभागिता, सामुदायिक स्रोत व प्रक्रियाओं में बदलाव करने के लिए, सामुदायिक सहभागिता। देखिए दोस्तों, जहां हम कहते हैं ना दिव्यांगजनों का विकास हो, दिव्यांगजन का जो दिव्यांगता में सुधार हो, या दिव्यांगजनों के लिए हम किसी भी प्रकार का कोई भी विकास करना चाहते हैं, चाहे वो शैक्षिक हो गया, व्यावसायिक हो गया, है ना, सामाजिक हो गया, तो किसी भी प्रकार का विकास सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा समाज और समुदाय, समुदाय की सहभागिता, यानी कि पूर्ण रूप से वे दिव्यांगजनों को स्वीकार करें, उन्हें समान अवसर प्रदान करें, उनकी समानता सुनिश्चित करें, ठीक है, उनको सुरक्षित महसूस कराएं,
तभी किसी भी चीज का जरूरत मतलब किसी भी चीज को हम पूर्ण कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सामुदायिक स्रोत जो है बहुत सारे, अब यहाँ पर बैंक आ जाएंगे, स्कूल्स आ जाएंगे, स्पेशल स्कूल्स आ जाएंगे, इंक्लूसिव स्कूल्स आ जाएंगे, ठीक है, और हमारे एनजीओ आ जाएंगे, ठीक है ना। सामुदायिक स्रोत हो गए। वह प्रक्रियाओं में बदलाव करने के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता है। फिर कह रहे हैं उपयोगी पाठ्यक्रम का विकास व कार्यक्रम में क्रियान्वित करने के लिए। उपयोगी पाठ्यक्रम यानी कि सभी जानते हैं प्रत्येक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या व्यक्ति की क्षमता, आवश्यकता और उनका स्तर, ठीक है, और उनकी योग्यता अलग अलग है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में भिन्नता रखता है, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है हर व्यक्ति में, चाहे वो सामान्य हो या फिर विशेष आवश्यकता वाला व्यक्ति हो। तो उनके लिए जो पाठ्यक्रम उपयोगी है, उन पाठ्यक्रमों का विकास करना और कार्यक्रम को क्रियान्वयन करना, यानी कि जो कार्यक्रम बनाया जा रहा है, योजना तैयार किया, उसको लागू करने के लिए भी मानव संसाधन की आवश्यकता है दिव्यांगता के क्षेत्र में। अब देखिए अगर 5 नंबर में आता है, आप अवधारणा देंगे उसको, फिर इसके बारे में समझाएंगे दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, उसके बाद इस प्रक्रिया को भी आप समझाएंगे, फिर इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में कर देंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन 10 नंबर में आ जाए तब क्या करेंगे आप? 10 नंबर में इसी टॉपिक को आप बड़ा कैसे करेंगे, हर एक पॉइंट को, यानी कि जो मैंने आवश्यकता आपको कराई है या मैंने शॉर्ट में लिखा था, क्योंकि इतना अगर मैं डिटेल आपको एक कराती इसमें तो शायद नहीं हो पाता, ठीक है ना, पॉसिबल नहीं था क्लास के द्वारा। लेकिन आप जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, एक एक टॉपिक को जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, अगर आप 5-6 लाइनों में इसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 250 शब्दों का ये 10 नंबर के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। 250 शब्दों में करना है, 10 नंबर में एक क्वेश्चन आता है, लेकिन पेपर फर्स्ट है, ये 10 नंबर में नहीं आएगा, ठीक है ना, देख लेना आप पेपर। इसमें से आपको 5 नंबर में देखने को मिल सकता है, ये प्रक्रिया पूछ सकते हैं, कोई 2 आवश्यकता पूछ सकता है, बाकी 5 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है, 1 नंबर में भी पूछ सकता है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। 10 नंबर में नहीं आएगा, अगर आ जाए तो इस तरीके से कर देना। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, कुछ गलत लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया है, और लास्ट में बेल आइकन को भी प्रेस करके जाइए ताकि आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।